हाँ दोस्तों, मैं सिद्धार्थ प्रजापति आपका अपने YouTube चैनल वीएस कंपटीशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने जनरल साइंस की सीरीज में रसायन विज्ञान के MCQ लगाना स्टार्ट किए थे और जिसमें मैंने आपको प्रीवियस सेशन में मैंने आपको लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। तो इसी सेशन को जारी रखते हुए आज मैं इसी का पार्ट 2 लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज फिर आपको लगभग 25 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और दोस्तों, आप क्या करिएगा, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि आप कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और जो लोग इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे और ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। तो दोस्तों, मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में समस्थानिक के बारे में बताया था, समभारिक के बारे में बताया और समन्यूट्रॉनिक और समइलेक्ट्रॉनिक के बारे में। तो समस्थानिक वे ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या होती है दोस्तों, भिन्न भिन्न होती है, इनको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन का पूछा तो हाइड्रोजन के दोस्तों कितना समस्थानिक होते हैं, मुख्यतः 3 समस्थानिक होते हैं। तो आपको कभी कभी उनका नाम भी याद रहना चाहिए, क्योंकि आप से ये देखो इस वाले क्वेश्चन में नाम ही पूछा गया। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2 और तीसरा होता है 1H3। तो पहले वाले को दोस्तों हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरे वाले ड्यूटेरियम कहते हैं और तीसरे वाले को हम कहते हैं ट्राइटिनियम। तो इसमें दिया इरिटियम, तो इरिटियम दोस्तों हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता, इसलिए इसमें पूछा समस्थानिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, हमारा बिल्कुल सही है। बाकी आपको याद भी रहने चाहिए, 1H1 होता है, 1H2 होता है, 1H3 होता है और तीनों आपको कभी कभी नाम भी याद रहने चाहिए। देखो इसमें नाम से रिलेटेड करके क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर अब हम 2 देखते हैं। दिया, जब चींटियां काटती हैं तो वे किस अम्ल को अंतःक्षेपित करती हैं। तो ऑप्शन दिया है ग्लेशियल एसिटिक अम्ल और बी दिया स्टेरिक अम्ल और सी दिया फार्मिक और डी दिया लैक्टिक अम्ल। तो चींटियां और या बर्रे जो हमारे होते हैं, तो जब वो काटते हैं किसी व्यक्ति को या किसी जंतु को, तो वो क्या करते हैं और फार्मिक अम्ल को ही क्या अंतःक्षेपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी बिल्कुल सही आए। क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। दिया, निम्न लवणों में से सागरी जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। दिया है ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी दिया है मैग्नीशियम क्लोराइड, सी दिया है मैग्नीशियम सल्फेट, डी दिया है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड कर देख जाए सागरी जल में सोडियम क्लोराइड की मात्रा क्या होती है दोस्तों, बहुत अधिक होती है। अगर इसका केमिकल फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है दोस्तों, NaCl। NaCl क्या मतलब, सोडियम क्लोराइड, और उसको साधारण भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं हम, नमक। कि नमक का जब आणविक सूत्र पूछेगा बता देंगे NaCl, रासायनिक नाम पूछेगा तो सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो दिया, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अपक्रिया के वेग को डैश डैश, उसके बाद ऑप्शन दिया है बढ़ाता है, बी दिया घटाता है, सी दिया परिवर्तित करता है और डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो उत्प्रेरक दोस्तों ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते हैं परंतु अपक्रिया की वेग मतलब या गति कह सकते हैं कि अपक्रिया के वेग या गति को धीमा कर सकते हैं या उनको बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों लेकिन वो रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते, तो इन तत्वों को या ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो इसमें क्या करेगा, रासायनिक अपक्रिया के वेग के क्या करेगा दोस्तों, घटाएगा या बढ़ाएगा, तो इसका मतलब क्या करेगा, वो परिवर्तित ही करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया, टेलीफोन रिसीवर तथा रेडियो एवं टेलीविजन के कैबिनेट किस प्लास्टिक के बने होते हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो जो प्लास्टिक वहाँ पे लगी होती है वो होती है दोस्तों बेकेलाइट की प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यह पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक डैश उसके बाद दिया ऑप्शन बढ़ जाएंगे, बी दिया घट जाएंगे और सी दिया क्रमशः बढ़ और घट जाएंगे, डी दिया है घट और बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों क्वथनांक और हिमांक के बारे में पूछा है, तो ए और बी होंगे नहीं दोस्तों। क्यों कि उसमें 2 चीज़ के बारे में बताना है कि घटेगा भी बढ़ेगा, क्योंकि दो फैक्ट है यहाँ पे ना, क्वथनांक और हिमांक। तो दिया जो क्वथनांक होता है दोस्तों नमक मिलाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है, लेकिन जबकि हिमांक क्या होता है, घट जाता है। हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट होता है और क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो अगर हम नमक डाल देंगे तो उसकी जो उबलने की क्षमता होगी बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी जमने की क्षमता क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या है, हमारा क्या होगा, बिल्कुल सी है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। दिया, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन दिया है ए वनस्पति तेल,
बी दिया है प्रोटॉन और सी दिया न्यूट्रॉन और डी दिया है ये सभी। तो वनस्पति तेल क्या होता है, साबुन बनाने में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका, बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 8 पढ़ते हैं। दिया है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है। तो अक्रिय गैस देखा जाए दोस्तों, वायुमंडल देखा जाए तो ऑप्शन ही में जितनी भी गैसें दी हैं, हीलियम दिया, नियान दिया, क्रिप्टॉन दिया, आर्गन, ये सभी क्या है दोस्तों अक्रिय गैस ही है। तो आपको प्रतीक भी कभी कभी इसका पता होना चाहिए। हीलियम का प्रतीक दोस्तों क्या होता है, यह चीज पूछ लेता है। और नियान का प्रतीक होता है दोस्तों Ne होता है। और आर्गन का जो प्रतीक होता है दोस्तों Ar होता है। और क्रिप्टॉन का जो प्रतीक होता है दोस्तों Kr होता है। आपको इनका प्रतीक भी याद रहना चाहिए और कभी कभी इनका परमाणु क्रमांक भी याद रहना चाहिए। तो इसमें पूछ क्या रहा है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसका नाम है दोस्तों आर्गन। कहने मतलब ये इसका प्रतीक होता है Ar और परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 18। आपको ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 9 देखते हैं। वायु निम्न में से किसका उदाहरण है। तो वायु के हिसाब से देखा जाए दोस्तों एक कोलाइडी विलयन पढ़े होंगे। तो कोलाइडी विलयन हमारे 9 प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार में से एग्जाम्पल बना के कई सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो वायु भी हमारे एक प्रकार का मिश्रण होता है, लेकिन कैसा मिश्रण दोस्तों, कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन में अगर देखा जाए, कोलाइडी विलयन मतलब क्या, उनमें कणों का आकार लेकर 10⁻⁷ से लेकर 10⁻14 तक होता है। तो इस कैटेगरी में जो भी विलयन बनेगा या उनके जो कण होंगे वो कोलाइडी विलयन के अंतर्गत आते हैं। तो वायु दिया, तो वायु के जो कण होते हैं दोस्तों हम उसको साधारण आंखों से नहीं देख पाते हैं और उनके कण क्या होंगे, एकदम माइनस में होते हैं। कहने का मतलब 10⁻⁷ से लेकर 10⁻14 के बीच में होंगे, इसलिए क्या होते हैं प्रक्षिप्त अवस्था में पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये जो मिश्रण होगा इनमें कणों को आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे कह दिया जाए दूध और जल का मिश्रण, तो दूध और जल के जो पानी के मिश्रणों को आपको दिखेंगे नहीं, इस प्रकार को उसको कह देते हैं हम कोलाइडी विलयन। और कोलाइडी विलयन कैसा का होता है, वो द्रव का द्रव के साथ विलयन होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इसमें अब हल करते हैं। दिया पहला ऑप्शन ठोस का गैस में विलयन, और बी दिया गैस का गैस में विलयन, द्रव का गैस में विलयन, और डी दिया द्रव का ठोस में विलयन। तो वायु जो होता है दोस्तों गैस का गैस में विलयन होता है और कैसा कोलाइडी विलयन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर आप 10 पढ़ते हैं। दिया तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक निम्न में से होता है। कि तेल के जो हाइड्रोजनीकरण किया जाता है दोस्तों हमारी रासायनिक एक प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो उत्प्रेरक होता है, उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों हम क्या निकिल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, निकिल। तो ऑप्शन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही है। आइए अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। दिया परिशुद्ध एल्कोहल होता है। तो ऑप्शन ए दिया 90% इथाइल एल्कोहल, और बी दिया 95.57% इथाइल एल्कोहल, और सी दिया है 98% इथाइल एल्कोहल, और डी दिया है 100% इथाइल एल्कोहल। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी इसका बिल्कुल सही है। और आपको याद रहना चाहिए दोस्तों जो एथिल एल्कोहल जो होता है इसका फार्मूला होता है C2H5OH। ये क्या होता है दोस्तों हमारा एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है, या इसको साधारण भाषा में एल्कोहल ही कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर अब 12 पढ़ते हैं। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो मतलब वही मैंने बताया, इससे पिछले सेशन में मैंने बताया था कि आयस्क तथा उनके जो तत्व होते हैं किससे प्राप्त किया, शोधन होते हैं ना दोस्तों, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बहुत बनता है कि एक्स और धातु संबंधित क्वेश्चन आप क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा। जैसे पूछता है कि लोहे का एक्स का नाम बताइए, कापर के एक्स का नाम बताइए, एल्युमिनियम के बताइए, और थोरियम का होता है। तो कई सारे ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन इसमें देखने के मिलते हैं दोस्तों। तो इसमें किसका पूछा है, रेडियम। तो रेडियम जो होता है किससे प्राप्त करते हैं दोस्तों, वो पिच ब्लेड क्या है, ये अयस्क का नाम होता है, और इसी अयस्क से हम यूरेनियम और रेडियम की प्राप्ति करते हैं। और चूना पत्थर से दोस्तों हम क्या करते हैं, कैल्शियम की प्राप्ति करती है। और हीमेटाइट से दोस्तों हम क्या करते हैं, लोहा यानी Fe की प्राप्ति करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बी क्या है इसका, बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दिया नंबर 13 पढ़ते हैं दोस्तों। किस ईंधन के अपस्फोट रोधी गुण को कौन सी संख्या दर्शाती है। ऑप्शन ए दिया है स्वर्ण संख्या, बी दिया है प्राकृतिक संख्या, सी दिया है ऑक्टेन संख्या, और डी दिया है मैक संख्या। दोस्तों ऑप्शन थोड़ा सी और डी इधर उधर हो गया है रेंज में, तो इस पर आप समझते हैं, मतलब उसमें नंबरिंग मैंने सही किया हूँ, तो आप पढ़ते हैं। तो जो अब विस्फोट रोधी गुण को दोस्तों जो दर्शाती है, ईंधन की जो गुणवत्ता दर्शाती है दोस्तों, ईंधन की गुणवत्ता हम ऑक्टेन संख्या के द्वारा ही ज्ञात करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका
बिल्कुल सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। दिया निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। कहने मतलब ओजोन परत को कौन सी गैस ज़्यादा प्रभावित करती है या उसको नष्ट करती है। तो पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रस ऑक्साइड, बी दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और सी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, डी दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो एक दोस्तों जो ओजोन परत को क्षय करती है वो क्या होता है, CFC के नाम से इसको जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों हमारा होता है N2O को हम दोस्तों लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो दोस्तों होता है CO, ये क्या होता है, बहुत ही विषैली वायु प्रदूषक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं दोस्तों ये हरित प्रभाव पढ़े होंगे ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है कि, और यही क्या करती है, अगर इसकी मात्रा का हमारे वातावरण में अधिक हो जाती है इसलिए हमारा क्या होता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ने जाता है दोस्तों। कहने मतलब जब ग्रीन हाउस प्रभाव में पूछेगा सबसे मुख्यतः उत्तरदायी गैस कौन सी होती है तो बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, वायु प्रदूषक विषैली गैस मानी जाती है दोस्तों। तो लेकिन इसमें ओजोन के बारे में पूछ रहा तो ओजोन जो परत को क्षय के लिए हमारी उत्तरदायी गैस होती है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। दिया खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में बदला जाता है। तो दोस्तों ये हमारा होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण के द्वारा हम क्या वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, ए बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। दिया है अश्रु गैस टीयर गैस है। तो ऑप्शन ए दिया अमोनिया, बी दिया क्लोरीन, सी दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, डी दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हमारी जो अश्रु गैस होती है दोस्तों क्लोरीन को अश्रु गैस के नाम से जाना जाता है और इसका प्रतीक होता है दोस्तों Cl, और परमाणु क्रमांक पूछेगा तो 17 होता है। अमोनिया का जब रासायनिक सूत्र पूछेगा दोस्तों या केमिकल फार्मूला तो बताएंगे NH3, और हाइड्रोजन क्लोराइड का जब पूछेगा इसको कहते हैं दोस्तों HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड को दोस्तों क्या कहते हैं हम, HCl के नाम से जाना जाता है, और उसको बोलते हैं म्यूटेरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। और हाइड्रोजन सल्फाइड का जब पूछेगा दोस्तों ये क्या होते हैं, इसमें जो पूछता है कि वह कौन सी गैस है जिसमें अंडे जैसी गंध आती है तो बताएंगे हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका प्रतीक होता है H2S। ये किसका सूत्र होता है दोस्तों, हाइड्रोजन सल्फाइड का। बाकी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है कि अश्रु गैस के नाम से हम क्लोरीन को ही जानते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया CaSO4 इंटू 5H2O, बी दिया है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O, सी दिया है CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2O, डी दिया है CaSO4 इंटू MgO। तो हमको पूछ रहा है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज दोस्तों हम क्या करते हैं, जैसे अस्पतालों में हड्डियां वगैरह का जोड़ या प्लास्टर चढ़ाते हैं तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, या मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका रासायनिक नाम पूछ रहा है दोस्तों और रासायनिक सूत्र। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू H2O। और ये अगर सी देखा जाएगा दोस्तों CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू 2H2, ये होता है दोस्तों हमारा जिप्सम का। इसका फार्मूला होता है दोस्तों जिप्सम का। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा अंतर है, अगर वहाँ पे 2 लगा देंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, 2 हटा देंगे तो बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर आइए 18 पढ़ते हैं। दिया धामन सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न से कौन सा है। तो ऑप्शन ए दिया NaOH, और बी दिया CaOH, और सी दिया NaHCO3, और डी दिया Na2CO3 इंटू 10H2O। तो आइए सबको मैं बताता हूँ। अगर ऑप्शन देखा जाए धामन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी Na2CO3 और इंटू 10H2O। अगर इसका आपको पूछ लिया जाए रासायनिक नाम बताइए तो ये होता है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी हमारे किसका बनेगा दोस्तों, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको पढ़ेंगे। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हमको दोस्तों बोलते हैं खाने का सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं दोस्तों खाने का सोडा। ध्यान दीजिएगा कि धामन सोडे के स्थान पर यदि पूछा होता खाने का सोडा का बताइए तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता। क्या बताएंगे, NaHCO3, ये हमारे खाने का सोडा का सूत्र होता है दोस्तों। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा किसका होगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो होता है इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहने मतलब ये होता है भुजा चूना।
किसका रासायनिक नाम होता है दोस्तों, या किसका रासायनिक सूत्र होता है, भुजा चूना का। और दोस्तों अगर केवल दिया होता CaO, ये क्या होता है, बिना भुजा हुआ, यानी कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको कली चूने के नाम से भी जाना जाता है। और जो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा ए दिया है, इसको बोलते हैं दोस्तों कास्टिक सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको पता होना चाहिए कि NaH पूछेगा तो कास्टिक सोडा होगा, और CaOH का होल ट्वाइस पूछेगा तो हमारा क्या होता है दोस्तों, भुजा हुआ चूना। और NaHCO3 पूछेगा तो ये खाने का सोडा होता है। और धामन सोडा बताएंगे Na2CO3 × 10H2, तो धामन सोडा ही पूछा तो इसमें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के तत्वों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है। कहने का मतलब है जो तंतु जिसको कहते हैं दोस्तों, हिंदी में फिलामेंट का मतलब होता है तंतु, कि बल्ब का जो तंतु होता है किस धातु का बना होता है। तो ऑप्शन दिया ए लोहे का, बी दिया मालिब्डिनम का, और सी दिया चांदी का, और डी दिया टंगस्टन का। तो दोस्तों जो बल्ब का तंतु जो होता है हमारा टंगस्टन धातु का बना होता है। और टंगस्टन का अगर प्रतीक पूछेगा दोस्तों तो होता है W। टंगस्टन का जो प्रतीक होता है धातु का उसको किससे लिखते हैं, W से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर दोस्तों, तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अब 20 पढ़ते हैं। दिया वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। दोस्तों आपको संभारिक, समस्थानिक, समनिप्टानिक और समलिप्टानिक के बारे में याद रहना चाहिए। और देखा जाए इसमें बहुत एग्जाम्पल मतलब कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनकी डिफिनीशन से ही मिलता है और कुछ तत्व लिख कर दे देगा, आपको उनमें से छांटना होता है। तो दोस्तों आप कब छांट पाएंगे उन तत्वों को, जब आपको उनकी डिफिनीशन याद होगी। तो इसमें दिया वे तत्व जिनके परमाणु भार एक ही परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। तो ये जो होगा दोस्तों हमारे संभारिक कहलाते हैं। जैसे तो कह दिया जाए परमाणु भार एक ही होते हैं तो आर्गन का लेते हैं 18 AR 40 लिखते हैं दोस्तों, और कैल्शियम 20, कैल्शियम और 40। कहने मतलब जो ऊपर घात होती है दोस्तों यही हमारा क्या होता है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। और जो साइड में लिखा होता है तत्व के साइड में वो हमारा परमाणु संख्या होता है। तो 18 देखो 20 ये तो अलग अलग है, परंतु जो घात हमारी द्रव्यमान संख्या दोस्तों सेम आ रही है। तो कहने मतलब ये एक दूसरे क्या होंगे, संभारिक, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ते हैं। दिया धातुओं में जोड़ लगाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए दिया है दोस्तों एथिलीन, बी दिया एसिटिलीन, और सी दिया प्रोपिलीन, और डी दिया मीथेन। ठीक है दोस्तों, तो अगर देखा जाए धातु को जोड़ लगाने, और मैंने बताया जो कृत्रिम तरह से कच्चे फलों को पकाने हेतु एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका दोस्तों, बी बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दिया है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो ऑप्शन ए दिया है नाइट्रोजन, बी दिया है एसिटिलीन, और सी दिया है प्रोपिलीन, और डी दिया है अक्रिय गैस। और तो देखा जाए दोस्तों जो विद्युत बल्ब में हम यूज करते हैं दोस्तों अक्रिय गैस। अक्रिय गैस में हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं दोस्तों आर्गन का। अगर आर्गन नहीं होते तो नाइट्रोजन और क्या इसकी जलवाष्प भरते हैं पारे की। लेकिन क्या कहा जाए तो अगर नाइट्रोजन अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस वाला ऑप्शन क्या ज़्यादा सुटेबल माना जाएगा दोस्तों। और अक्रिय गैस को इसलिए भरते हैं दोस्तों बल्ब में कि जो तंतु होता है वो क्या करे, इस गैस से अपक्रिया करके अगर मान लें और कोई गैस भर दी जाए, जैसे हीलियम वगैरह भर दें या नाइट्रोजन भर दें, कार्बन भर दें या कुछ भी गैस भर देंगे, तो क्या करेगा वो तंतु उस गैस से आकर्षित होकर अपने आप को जला देगा। इसलिए दोस्तों उसको वो अपने मतलब कि गैस से अपक्रिया ना कर पाए, इसलिए हम क्या भरते हैं दोस्तों, अक्रिय गैस भरते हैं। और अक्रिय गैस में सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं दोस्तों आर्गन की। अगर जैसे मान लेते इसी का दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता, जो हमारी ट्यूबलाइट आती है, ट्यूबलाइट में कौन सी भरते हैं। तो दोस्तों उसमें पारा होता है, पारे के साथ प्लस क्या करते हैं हम जलवाष्प भरते हैं दोस्तों। पारे के साथ दोस्तों क्या करते हैं जलवाष्प का उसमें प्रयोग करते हैं यदि ट्यूबलाइट पूछा होता तो। अगर तंतु विद्युत बल्ब पूछा तो इसमें अक्रिय गैस के रूप में क्या भरेंगे आर्गन। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वे रासायनिक अपक्रिया जो एक ही दिशा में बाएं से दाएं होती है क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए दिया है उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, और बी दिया अणु उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, सी दिया ऊष्मा शोषी प्रतिक्रिया, डी दिया ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया। तो दोस्तों एक एक करके आइए समझते हैं। तो उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है दोस्तों, जो एक ही दिशा में चलती है। कहने मतलब बाएं से दाएं चलेगी, तो वही हमारा क्या होगा, क्वेश्चन में यही पूछा है बाएं से दाएं चलेगी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों
ये बिल्कुल सही है। अब समझते हैं अनु उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। अनु उत्क्रमणीय अपक्रिया जो होते हैं दोनों दिशाओं में जो संपन्न होती है, कहने मतलब दाएं से बाएं भी चलेगी और बाएं से दाएं भी चलेगी दोस्तों। जैसे मान लेते हैं होता है, आप पढ़े होंगे एस सी एल को जब गर्म करेंगे तो ये अपने अपने आयनिक अणुओं में टूट जाएगी, एस प्लस चार्ज में, और प्लस क्या होगा दोस्तों, Cl माइनस चार्ज। अब जब ये हाइड्रोजन आयन लिया और क्लोरीन आयन जब लिया तो फिर आपस में जब क्रिया करा देंगे फिर ये HCl बन जाएगी। ये क्या होता है दोस्तों, दोनों और अपक्रिया जहाँ होगी उसको कहेंगे अनु उत्क्रमणीय अपक्रिया। अब सी दिया है इसमें ऊष्मा शोषी, तो ऊष्मा शोषी अपक्रिया मतलब क्या होती है, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा पहले से ही मौजूद होती है। कहने का मतलब उसमें उस अपक्रिया में ऊष्मा पहले से ही अवशोषित होती है, उसको दोस्तों ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहेंगे। और इसी का विपरीत होता है दोस्तों हमारा ऊष्मा क्षेपी। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या होती है दोस्तों, उत्सर्जित होती है या उत्पन्न होती है, उसको कहते हैं दोस्तों ऊष्मा क्षेपी प्रतिक्रिया। तो अगर देखा जाए तो ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। और बाकी इस सवाल का जब आंसर देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्क्रमणीय प्रतिक्रिया, जो एक ही दिशा में होता है। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर हम 24 पढ़ते हैं दोस्तों। दिया द्रव सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से कौन सा जाना जाता है। तो ऑप्शन ए दिया पेट्रोलियम, और बी दिया प्लेटिनम, और सी दिया एक्वा रेजिया, और डी दिया पायरीन। तो दोस्तों द्रव सोना को के रूप में हम पेट्रोलियम को माना जाता है, पेट्रोलियम को ही क्या द्रव सोना के रूप में जाना जाता है। और प्लेटिनम के बारे में दोस्तों मैंने अभी बताया, प्लेटिनम क्या होता है, ये सबसे कठोर धातु पाई जाती है। और पृथ्वी पे वैसे कठोर देखा जाए तो हमारा हीरा होता है, लेकिन धातु जब पूछेगा तत्व में तो प्लेटिनम बताएंगे। और दोस्तों एक्वा रेजिया क्या होता है, इसको जाना जाता है अम्लराज, अम्लराज के नाम से जाना जाता है एक्वा रेजिया, यानी अम्लों का राजा। ये किससे बनता है दोस्तों, 3 अनुपात में हम क्या ले लेंगे, HCl ले लेंगे, उसके बाद क्या 1 अनुपात में नाइट्रिक अम्ल या NO3 ले लेंगे। या NO3 लेकर जब मिलाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, ये एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया का उपयोग करते हैं हम, जैसे कुछ धातु होते हैं जो क्या होता है नॉर्मल अम्ल में गलित अवस्था में नहीं होती है, तो उनके लिए हम क्या एक्वा रेजिया, जैसे स्वर्ण वगैरह को हम गलाने के लिए उनको किसका यूज करते हैं, एक्वा रेजिया, कहने मतलब अम्लराज से। और पायरीन दोस्तों देखा जाए किसी से रिलेटेड नहीं है, ये भी एक हिसाब से क्या केमिकल का ही नाम होता है, पेट्रोलियम या हाइड्रोकार्बन से ही रिलेटेड होता है दोस्तों। तो द्रव सोना अगर पूछेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कहने का मतलब पेट्रोलियम को। और जब अम्लराज के बारे में पूछेगा एक्वा रेजिया तो इसको बता देंगे ये 2 अम्लों का मिश्रण होता है, और इनमें जो रेशियो होता है वो नाइट्रिक अम्ल का और HCl का 3 अनुपात दोस्तों कितना, 1 होता है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए दोस्तों, और याद भी रहना चाहिए कि कई सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं एक्वा रेजिया से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। तो ऑप्शन दिया दोस्तों इसमें तांबा, और बी दिया है दोस्तों जर्मेनियम, और सी दिया ग्रेफाइट, और डी दिया है दोस्तों इसमें चांदी। तो देखा जाएगा दोस्तों तो अर्धचालक के रूप में हम यूज जो करते हैं दोस्तों हमारा होता है जर्मेनियम। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका क्या है, बी बिल्कुल सही है। और दोस्तों ये आज के हमारे 25 MCQ के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व किया और आपका कितना क्वेश्चन सही था। और दोस्तों जो लोग इस चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, ताकि इस तरह के साइंस का वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ उन तक अच्छे से पहुंच सकें। और दोस्तों मैंने आपको जैसे वादा किया है कि मैं जनरल साइंस ख़त्म कर दूंगा आपके रेलवे एग्ज़ाम होते होते। तब तक के लिए दोस्तों चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।